नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं महान्यायवादी और राज्य महाधिवक्ता की। हम यहाँ महान्यायवादी पढ़ेंगे। महान्यायवादी, ठीक है। महान्यायवादी को हम क्या बोलते हैं, एक बार आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, पॉलिटी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है और पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं महान्यायवादी, ठीक है। महान्यायवादी जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? अटॉर्नी जनरल कहते हैं, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। और हम राज्य महाधिवक्ता भी पढ़ेंगे, ठीक। राज्य महाधिवक्ता भी पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल को। देखिए, हमें ये पता है कि महान्यायवादी का जो पद है ये ब्रिटिश की देन है, अंग्रेजों की देन है। हमारे देश में महान्यायवादी सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। महान्यायवादी की अगर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी जो होता है वो महान्यायवादी होता है। कौन होता है? महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। इससे ऊपर कोई भी विधि अधिकारी नहीं होता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, हम यहाँ पर बात करेंगे कि सर जो महान्यायवादी पद है ये कहाँ से इंस्पायर्ड है, ये पोस्ट कहाँ से प्रेरित है। तो आप कहेंगे सर प्रेरित कहाँ से होगी ये पोस्ट? आप कहेंगे सर ये इंस्पायर्ड कहाँ से है, बताइए इंस्पायर्ड कहाँ से होगी। तो आप कहेंगे सर ये इंस्पायर्ड कहाँ से है, फटाफट से बता दीजिए कि सर ये कहाँ से इंस्पायर्ड होगा। तो ये पद इंस्पायर्ड है कहाँ से? ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन। तो आप कहेंगे सर ब्रिटेन से इंस्पायर्ड है। महान्यायवादी भारत का या हमारे देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है। कौन है? आप कहेंगे सर सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, ठीक है, बड़ा विधि अधिकारी। विधि अधिकारी कह लें, विधिक अधिकारी कह लें, लॉ ऑफिसर कह लें, एक ही बात होगी, ठीक है। अधिकारी, यहाँ पर हमने सारी बातें पढ़नी है। अधिकारी जिसे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफिसर। क्या बोलेंगे इसको हम? लॉ ऑफिसर, ठीक है जी, लॉ ऑफिसर। तो यहाँ पर हमने बात करनी है कि सर लॉ ऑफिसर की बात यहाँ पर हो रही है, ऑफिसर। चलिए, आप मुझे बताइएगा कि सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है भारत का? लॉ ऑफिसर, रवि। चलिए, तो हम यहाँ पर बात करेंगे सर एंग्लो इंडियन 334 में होगा। आपने 331 बताया, बहुत तेज घूंसा मारूंगा मैं, बहुत तेज। 334 में आरक्षण बढ़ाया गया था। 334 में संशोधन करके एससी एसटी का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया गया था जब 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 हुआ था। उसके बाद 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 हुआ है, जिसके द्वारा फिर अनुच्छेद 334 में संशोधन करके एससी एसटी का आरक्षण बढ़ाया गया है। बहुत तेज घूंसा मारेंगे, बहुत तेज। हाँ, चुप्पे चाप पढ़ लिया करो। ये गलत गलत इंफॉर्मेशन कहाँ से ले आते हो या जानबूझ के करते हो? हैं सब समझ रहे हैं हम भैया। एंग्लो इंडियन लोकसभा में एंग्लो इंडियन को अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति मनोनीत करते थे और अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल एक सदस्य को राज्य विधानसभा में मनोनीत करते थे। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है, ठीक है। चलिए, ये बातें हमने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे सर भारतीय संविधान में इसे कहाँ पर शामिल किया गया है। अगर भारतीय संविधान की बात होगी, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी, तो संविधान का एक भाग है भाग 5। मैंने कहा ना भाग 5 बहुत बड़ा है। भाग 5 में हमने संसद पढ़नी है, ठीक है। संसद, राष्ट्रपति पढ़ा, उपराष्ट्रपति पढ़ा, ठीक है, संसद पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद पढ़ा। अब हम महान्यायवादी पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर बात करेंगे, इसे हम आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, एक आर्टिकल यहाँ पर पढ़ेंगे, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 जो महान्यायवादी की बात करता है, किसकी बात करता है? महान्यायवादी की बात करता है। चलिए, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की 4 लाख,
चलिए, तो ये सारे पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे कि सर ये आप मुझे बताएंगे, यहाँ पर आप मुझे बताएंगे अनुच्छेद 76 के बारे में हम बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 76 में लिखा है कि जो महान्यायवादी है, जो देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। अनुच्छेद 67 में हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल बताई है। हाँ, हटाने की प्रक्रिया 67 है। भैया मुझे लग रहा है कि आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं क्लास में, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। 67A में मैंने बताया है कि उपराष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। 67 में ही उसका कार्यकाल है, 67 में ही बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। अब आप सोच रहे हैं कि मैं आपके एग्जाम ओरिएंट ना पढ़ाकर आपको बहुत सारी डिटेल बताता रहूं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएंगी। समझ गए आप मेरी बात? आप एक बार पढ़ के देखो, है ना, पढ़ के देखो सारी चीज़ों को। चलिए, हमने बात करनी है, आप कहेंगे सर अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी, महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति। तो जल्दी जल्दी से बताइए कि सर महान्यायवादी की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी जल्दी से बताएंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल, अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल। तो यहां पर आप लोग मुझे बताएंगे अपॉइंटमेंट ऑफ। चलिए, अब ये बताइए नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नियुक्ति करता है? यहां पर हम कहेंगे राष्ट्रपति द्वारा। वाय प्रेसिडेंट, तो आप लिखेंगे सर वाय प्रेसिडेंट, वाय प्रेसिडेंट। क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नियुक्ति करता है? नहीं, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नियुक्ति नहीं करता। राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे कि सर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर? तो संघ सरकार या केंद्रीय सरकार की सिफारिश पर। आप कहेंगे सर केंद्र सरकार कह सकते हैं, केंद्र सरकार कह सकते हैं, संघीय मंत्री परिषद कह सकते हैं। केंद्र सरकार की सिफारिश पर, की सिफारिश पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम यहाँ पर संघीय सरकार भी लिख सकते हैं, केंद्रीय सरकार भी लिख सकते हैं, यूनियन सरकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सारी चीज़ों की। बिल्कुल राकेश यादव जी, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। चलिए, यहाँ पर हमने सारी बातें पढ़ी। हमने पढ़ा कि महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बात हो रही है, अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल के बारे में बात हो रही है। तो हमने पढ़ा कि सर इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति करेगा जी महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। किसके? तो आप जल्दी जल्दी से बताइए, यहां पर हम लोग बात करेंगे। ये सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं, सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। संघीय सरकार, केंद्रीय सरकार एक ही बात है, एक ही बात है। अब ये जो महान्यायवादी है, आप कह सकते हैं कि सर ये भारत सरकार के वकील के रूप में काम करेगा। तो मैं ये अलग बाद में लिख पाऊंगा, पहले योग्यताएं लिखवा दूं। अच्छा, योग्यताएं सब कुछ अनुच्छेद 76 में ही दिया हुआ है, अनुच्छेद 76 में ही योग्यताएं, कार्यकाल वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। फिर आप कहेंगे सर आपने तो उसमें क्लोज भी लिखवाए थे, यहाँ क्लोज नहीं लिखवा रहे, क्योंकि भैया हर एग्जाम के आधार पर ही कराएंगे ना, है ना, क्वालिफिकेशन। फिर अंतर ही क्या रह जाएगा भैया? अगर हम एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ाएंगे तो फिर अंतर ही क्या रह जाएगा? फिर तो सब में एक ही क्लास चल जाएगी, है जी, फिर तो सब में एक क्लास चल जाएगी। चलिए, हमने यहाँ पर पढ़ना है कि सर किस व्यक्ति को महान्यायवादी बना सकते हैं। हमने पढ़ा कि सर जो महान्यायवादी है वो भारत सरकार का वकील है ना, क्या है जी? वो भारत सरकार के वकील के रूप में काम करता है। जब वो भारत सरकार के वकील के रूप में काम करता है तो ये कहा गया कि भाई ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने योग्य होगा, जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने योग्य होगा, उसी को महान्यायवादी बनाया जाएगा। ठीक है जी, तो आप पढ़ेंगे सर सुप्रीम कोर्ट में जज बनने योग्य व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने योग्य व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने योग्य हो,
ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने योग्य हो। अब सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बन सकता है? तो ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, ऐसा व्यक्ति जो पिछले 5 वर्षों से 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में जज रहा हो, या ऐसा व्यक्ति जो पिछले 10 वर्षों से 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में वकील रहा हो, वकालत की हो, या फिर राष्ट्रपति के अनुसार कानून का ज्ञाता हो। हालांकि आज तक किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जज इस आधार पर नहीं बनाया गया कि वह कानून का ज्ञाता हो। हमेशा 2 ही आधार माने जाते हैं, एक तो भारत का नागरिक, ये तो कंपलसरी योग्यता है जज बनने के लिए। दूसरी योग्यता है 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में जज रहा हो, या करके लिखा या तो 5 वर्ष हाई कोर्ट में जज रहा हो, या करके लिखा हुआ 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकालत की हो। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पर बात कर ली, क्लियर है चीजें यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने योग्य व्यक्ति को ही महान्यायवादी बनाया जाता है। अच्छा, इसका कार्यकाल कितना होगा? यहां पर चलिए कार्यकाल में आगे लिखता हूं, इसको आप लोग लिख लीजिए फटाफट से कि सर महान्यायवादी का कार्यकाल कितना है। महान्यायवादी का कार्यकाल, आप कहेंगे सर महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होगा, टेन्योर कितना होगा महान्यायवादी का कार्यकाल? चलिए बताइए कार्यकाल कितना है जी? कार्यकाल टेन्योर कितना है? फटाफट से आप मुझे बताइए टेन्योर कितना है, टेन्योर कितना होगा? यहां पर हम बात करेंगे सर टेन्योर के बारे में। चलिए बताइए कि सर यहां पर महान्यायवादी के बारे में हम बात करेंगे, कार्यकाल के बारे में बात करेंगे। चलिए, हमने पढ़ना है कि सर कार्यकाल कितना होना चाहिए महान्यायवादी का, तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका क्या मतलब हो जाएगा जी? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब हो जाएगा कि जब राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि ड्यूरिंग द प्लेजर, आप कहेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब यह है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे महान्यायवादी अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन ये सिर्फ दिखावटी बातें हैं, ये सिर्फ दिखावटी बातें हैं, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता यह है जैसे जैसे केंद्र में सरकारें बदलती हैं वैसे इन्हें भी बदल दिए जाते हैं। अब बात करेंगे केंद्र में सरकार का मतलब क्या है, क्योंकि महान्यायवादी केंद्र सरकार के लिए काम कर रहा है, भारत सरकार के लिए काम कर रहा है। तो जैसे ही भारत सरकार बदलेंगी, चुनाव में सरकारें नई बनेंगी, तो वो अपने पसंदीदा व्यक्ति को ही महान्यायवादी बनाती हैं। ये आप समझ गए क्या? यहां पर मैंने कहा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, कि एक महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, लेकिन वास्तविकता है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जब तक इनको चाहेंगी महान्यायवादी को ही अपने पद पर बने रहेंगे। जैसे आर वेंकट रमणी का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी उन्हें दोबारा से रिन्यू कर लिया है ना 2027 तक। तो ऐसे धीरे धीरे करके कार्यकाल बढ़ाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे महान्यायवादी अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, चलिए हमने ये पढ़ लिया कि सर वेतन, महान्यायवादी का वेतन कितना है। वेतन की अगर बात करेंगे, वेतन आप कहेंगे सैलरी कितनी है। देखिए सैलरी की बात होगी, आप कहेंगे सर सैलरी। तो सैलरी की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, संविधान में नहीं दी है, सैलरी का वर्णन संविधान में नहीं दिया। सैलरी संविधान में नहीं दी हुई है, संविधान में नहीं है। ठीक है, संविधान में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया ये संसद के ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन फिर भी संसद द्वारा क्या तय किया गया, संसद द्वारा क्या तय किया गया है, संसद द्वारा इसे 2.50 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए प्रति माह तय किया गया। ठीक है, 2.5 लाख रुपए प्रति माह, ठीक है, पर मंथ तय किया गया है, तय किया। अच्छा, इतना रुपया क्यों दिया जाता है इसको बताइए। तय
तय किया। क्यों तय किया? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो महान्यायवादी है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने योग्य हो, और सुप्रीम कोर्ट के जज को 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपए मिलते हैं, तो ये जज बनने योग्य है, इसलिए इसे 2.5 लाख रुपए वेतन दिया जाता है। कितना? 2.5 लाख रुपए वेतन दिया जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया, यहां पर हमने ये पॉइंट पढ़ लिए। आगे बात करेंगे, यहां पर हमने बातें कर ली। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, संसद द्वारा 2.50 लाख प्रति माह, अब ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, महान्यायवादी के बारे में हमने बातें कर ली। अब हम यहां पर बात करेंगे कि सर ये बहुत अच्छी बातें हो गई कि भैया ये बताइए प्रथम महान्यायवादी कौन थे? प्रथम महान्यायवादी कौन थे? महान्यायवादी कि भारत में जो पहले महान्यायवादी थे, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे, उनका नाम क्या था? आप कहेंगे सर फर्स्ट अटॉर्नी जनरल। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल का क्या नाम था? आप मुझे बताएंगे सर फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन रहे थे? तो यहां पर आप कहेंगे सर पहले अटॉर्नी जनरल थे एमसी सीतलवाड़। क्या नाम है इनका पूरा? एमसी सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़, यानी कि इनका पूरा नाम है मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। सीतलवाड़, चलिए मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़, यहां तक हम इसको लिख लेंगे, नोट डाउन हम यहां कर लेंगे। किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई समस्या? चलिए, अब बात आती है कि सर महान्यायवादी तो अकेला एक पद है और भारत में 28 राज्य हैं। भारत में कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और ये भारत सरकार का वकील है। तो भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए किसी भी राज्य में जा सकता है, किसी भी कोर्ट में जा सकता है, किसी भी कोर्ट में सुनवाई करवा सकता है। तो क्या ये अकेला व्यक्ति इतनी जगहों पर जाएगा? नहीं, इसकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और कुछ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बनाए जाते हैं। जैसे वर्तमान में प्रथा यह है कि एक सॉलिसिटर जनरल होगा, 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होंगे, लेकिन कुछ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलों की संख्या निश्चित नहीं है। वर्तमान में भले ही 2 बना रखे होंगे, लेकिन कोई संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि इनका वर्णन संविधान में है ही नहीं। संविधान में नहीं है, संसदीय विधि द्वारा एक सॉलिसिटर जनरल, 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे सर, यहां पर आप लिखिएगा, नोट में लिखिएगा कि सर महान्यायवादी की सहायता के लिए, महान्यायवादी की सहायता के लिए, महान्यायवादी की सहायता के लिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल, 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बनाए जाते हैं। ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो ये सारे पॉइंट बहुत बढ़िया हैं, बेहतरीन। चलिए, बहुत बढ़िया जी। चलिए, बहुत बढ़िया, हमने यहां पर बात कर ली महान्यायवादी की सहायता के लिए। हम यहां पर बात करेंगे महान्यायवादी की सहायता के लिए। क्या किया जाता है? के लिए भैया आप कहेंगे कि एक सॉलिसिटर जनरल होगा, एक क्या होगा? एक होगा सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल, ठीक है जी, सॉलिसिटर जनरल, ठीक। और आप कहेंगे सर 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होंगे। कौन होंगे? अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल, जनरल, ठीक है। यहां पर हम पढ़ेंगे कि सर यहां पर हमने क्या पढ़ लिया? सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल। एक होगा सॉलिसिटर जनरल और 2 होंगे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। क्या होंगे? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल,
क्लियर है, सॉलिसिटर जनरल। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर हमने दो तीन चीजें और पढ़नी है कि भैया भारत में जो प्रथम सॉलिसिटर जनरल थे, प्रथम सॉलिसिटर जनरल का नाम क्या था? सी के दफ्तरी, चंद किशन या चंदन किशन दफ्तरी, ठीक है, सी के दफ्तरी। वर्तमान में कौन होंगे? वर्तमान में तुषार मेहता। कौन है? वर्तमान में तुषार मेहता। आप कहेंगे सर वर्तमान में कौन हो जाएंगे? तुषार मेहता। ठीक है जी, तुषार मेहता। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लोग लिख लीजिएगा कि सर यहां पर हमने पढ़ लिया कि भैया वर्तमान में कौन होंगे, तो आप कहेंगे सर वर्तमान में कौन होंगे, क्या हुआ? चलिए कि सर यहाँ पर आप बताइए कि सर पहले सॉलिसिटर जनरल कौन थे, वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो ये आप लोग मुझे बता दीजिए फटाफट से। यहाँ पर हम लोग फटाफट से पढ़ते हुए चल रहे हैं। चलिए बताइए कि सर वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है क्या? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल तुषार मेहता हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने तुषार मेहता जी के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, और हमने पहले पढ़ ही लिए थे, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पर। आप लोग मुझे बताइए, मैं भी क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा। इसके काम क्या है, पहले मैं इसके काम बता देता हूँ कि सर यहाँ पर आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हम बात कर रहे हैं कि सर एक आर्टिकल है आर्टिकल 88, अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 में क्या लिखा है कि महान्यायवादी, जो अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी, जैसे संसद में मंत्री वगैरह संसदीय कार्यवाहियों में हिस्सा लेते हैं ना, तो अनुच्छेद 88 कहता है कि महान्यायवादी को किसमें? तो आप कहेंगे महान्यायवादी को संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार है। महान्यायवादी संसदीय कार्यवाही में आप कहेंगे सर संसदीय कार्यवाही में क्या कर सकता है? कार्यवाही। आप कहेंगे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। क्या होगा कार्यवाही? पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। संसदीय कार्यवाही में भाग ले सकता है, विचार व्यक्त कर सकता है, ठीक है, विचार व्यक्त कर सकता है मतलब डिबेट कर सकता है। ठीक है, आप कहेंगे सर डिबेट कर सकता है, लेकिन इसे वोट देने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी वोट नहीं दे सकता, संसद में वो वोट नहीं दे सकता, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। संसद में वो वोट नहीं दे सकता, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। आप कहेंगे सर वोट देने का अधिकार नहीं है, नहीं है। चलिए यहाँ पर हमने पढ़ लिया, यहाँ पर सारी बातें हमने पढ़ ली। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि साहब ये तो हमने पढ़ लिया बहुत अच्छे से। अब ये बताइए एक आर्टिकल और है, आर्टिकल है 105। 105 में क्या लिखा है? महान्यायवादी के विशेष अधिकार। महान्यायवादी, जैसे संसद सदस्यों को विशेष अधिकार मिलते हैं ना, वैसे ही इसमें महान्यायवादी को विशेष अधिकार दिए जाते हैं। क्या दिया जाता है? आप कहेंगे सर विशेष अधिकार दिए जाते हैं, विशेष अधिकार दिए जाते हैं, अधिकार। ठीक है, स्पेशल राइट्स। आप कहेंगे सर जैसे संसद सदस्यों को विशेष अधिकार मिलते हैं, स्पेशल राइट्स मिलते हैं, वैसे ही महान्यायवादी को भी स्पेशल राइट्स अनुच्छेद 105 में मिलते हैं। खत्म हो गई यहाँ पर। चलिए सर वर्तमान में कौन है, हमने यहाँ पर पढ़ लिया ये। ठीक है, पहले महान्यायवादी हमने पढ़ लिए। अब बात कर लें वर्तमान की, तो यहाँ लिख दूं मैं वर्तमान। तो अटॉर्नी जनरल अगर वर्तमान की बात होगी तो आप कहेंगे सर वर्तमान में कौन है? चलिए बताइए कि सर वर्तमान महान्यायवादी कौन है?
तो आप कहेंगे सर वर्तमान महान्यायवादी उनका नाम क्या है? उनका नाम है आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी, ये वर्तमान महान्यायवादी हैं। ठीक है, ये वर्तमान महान्यायवादी हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें, आगे चर्चा करते हैं। ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया, यहाँ पर ये सारी बातें हमने पढ़ ली। अब हमने पॉइंट ये सारे नोट कर लिए। एक चीज और आप मुझे बताइए कि सर काम क्या है, काम क्या करेगा? लिखवाऊं या जर्नली आपको आप समझ जाएंगे? लिखने की जरूरत तो मुझे नहीं लगता होगी कि सर इसका काम है कि भारत सरकार को कानूनी सलाह देना, भारत सरकार के वकील के रूप में काम करना, भारत सरकार का पक्ष भारत के किसी भी न्यायालय में रखना। अब ये बताइए कोई लिखने की आवश्यकता है या आप समझ जाएंगे? चलिए सर एसएससी जीडी का स्लॉट ओपन होंगे सर, कब ओपन होंगे? देखिए कल अंकित सर ने इस पे एक शॉर्ट बनाया है, आप प्लीज वो शॉर्ट देख लीजिए। ठीक है, वो एक शॉर्ट देख लीजिए, है ना सर। मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश में क्या अंतर है? मुख्य न्यायाधीश एक होता है और अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में 33 है, हाई कोर्ट में अलग अलग होते हैं। तो एक होता है टीचर, एक होता है जैसे आप स्कूलों में जाते होंगे ना, ऐसे समझो पुलिस में जैसे एक कांस्टेबल होता है, एक हेड कांस्टेबल होता है। तो एक जैसे न्यायाधीश जो होगा वो एक कांस्टेबल की तरह होगा, हेड कांस्टेबल उनसे ऊपर हुआ, यानी कि न्यायाधीशों के सबसे ऊपर जो होगा वो मुख्य न्यायाधीश होगा। चलिए मुझे लगता है कि कार्य आप समझ ही जाएंगे कि भाई भारत सरकार के वकील के रूप में काम करेगा, भारत सरकार का पक्ष भारत में कहीं भी रखेगा। इनको लिखने की आवश्यकता शायद नहीं है। ठीक है, मैं आपको अब क्वेश्चंस कराता हूं, है ना, क्योंकि मैंने कल आपसे कहा था कि मैं अब हर चैप्टर के बाद आपको क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। अभी तो हमारे इसमें राज्य महाधिवक्ता भी पड़ा हुआ है, राज्य महाधिवक्ता भी हमारा इसमें बचा हुआ है, हम उसको भी करेंगे। ठीक है, हम उसको भी इसमें कर लेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, चलिए देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं महान्यायवादी की। अब आप बताइए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? क्या 165 में की जाती है, क्या 148 में की जाती है, क्या 72 में की जाती है? आप कहेंगे सर इसमें तो राज्य महाधिवक्ता होता है, राज्य महाधिवक्ता, इसमें राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है, राज्य महाधिवक्ता। ठीक है, इसमें सीएजी की नियुक्ति होती है, कैग की। तो फिर बचा कौन? ये बचा, इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं। ये तो हमने पढ़ ही लिए हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, क्षमादान तो हमने पढ़ लिया, क्षमादान की शक्तियां, की शक्तियां। चलिए तो ये पॉइंट बहुत अच्छे हैं। अनुच्छेद 76 सभी का आ रहा होगा, सभी का अनुच्छेद 76 आंसर आ रहा होगा। आगे चलें, नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भैया देखिए नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश नहीं करेगा, संसद नहीं करेगी, प्रधानमंत्री नहीं करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? आप कहेंगे सर सेकंड का क्या हो जाएगा जी? सेकंड का भी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड का भी सी हो जाएगा। चलिए पॉलिटी लगभग 85% कंप्लीट हो चुकी है आपकी। ठीक है, 85% पॉलिटी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं महान्यायवादी बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हो, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य हो, 35 वर्ष की आयु हो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य हो। चलिए बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप क्या करेंगे? देखिए मैंने बताया था कि भैया उच्च न्यायालय 35 वर्ष, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मैंने बताया सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य हो या होने योग्य हो। तो इसका क्या आंसर करेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी तो डालिए, क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर डाल के उसके आगे आंसर डालिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का बी है तो 3 के आगे बी लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपका आंसर कौन से क्वेश्चन का आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे मुझे पता ही नहीं चलेगा ए बी सी कैसे आंसर आप लोग दे रहे हैं। चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट है कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है? बताइए। भारत सरकार का कानूनी सलाहकार, मैंने भी बताया था ना कि कानून, भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह कौन देता है? तो आप कहेंगे विधि मंत्री नहीं देगा, सॉलिसिटर जनरल नहीं देगा, मुख्य न्यायाधीश नहीं देगा, महान्यायवादी।
कौन महान्यायवादी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर क्या हो जाएगा? महान्यायवादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? महान्यायवादी। चलिए, महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? मैंने बताया था कि जी भैया 6 वर्ष या 65 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 3 वर्ष, 5 वर्ष। क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप कहेंगे सर 5 वर्ष नहीं होगा, 3 वर्ष नहीं होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष नहीं होगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे ये अपने पद पर बना रहेगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? आप कहेंगे सर भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर एमसी सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़ भारत के पहले महान्यायवादी थे। कौन थे? भारत के पहले महान्यायवादी थे। लिखा है महान्यायवादी को पद से कैसे हटाया जा सकता है? देखिए ये वाला पॉइंट हमने स्किप कर लिया, लेकिन ये क्वेश्चन में आया तो समझ जाएंगे कि जिस जैसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है वो इस सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने योग्य होता है, तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं उसी प्रकार से महान्यायवादी को भी हटाया जा सकता है। चलिए, तो आप कहेंगे सर क्या यहां पर ऐसे बात हो जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, किसी भी समय, महाभियोग द्वारा या संसद के प्रस्ताव के द्वारा? थोड़ा सा लॉजिक लगा लीजिए आप लोग। आप कहेंगे सर यहां पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? चलिए बता दीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार। भारत के महान्यायवादी को कैसे हटाया जाता है? बहुत शानदार, जल्दी जल्दी से बताइए भैया। राष्ट्रपति, मैंने अभी कहा था कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। हमने पढ़ा था ना कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, तो जब राष्ट्रपति चाहेगा तब हटा देगा। और मैंने ये भी कहा था कि राष्ट्रपति को सलाह कौन देगी? केंद्र सरकार। जब जब केंद्र सरकार बदलती है तब तब हटा दिया जाता है। तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पर, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पर, सबका भी आंसर आ रहा है ना भैया? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति को केवल राष्ट्रपति महान्यायवादी बनाता है। हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जैसी नहीं है। देखो कार्यकाल से समझो कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहेगा, तो जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, तो इसका मतलब है राष्ट्रपति कभी भी हटा देंगे। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर होगा। लिखा है सॉलिसिटर जनरल का पद क्या है? एक संवैधानिक, एक वैधानिक पद है जो महान्यायवादी की सलाह के लिए, महान्यायवादी के समान है, एक न्यायिक पद है। ना तो एक न्यायिक पद है, ना महान्यायवादी के समान है, ना संवैधानिक है, क्योंकि मैंने कहा कि वो संविधान में नहीं दिया, वो संसद द्वारा बाद में बनाया गया है, तो वो महान्यायवादी की सहायता करता है, इसलिए वो एक वैधानिक पद है। ठीक है, वैधानिक पद होगा। चलिए क्या होगा? वो एक वैधानिक पद होगा। नेक्स्ट है कि भैया किस संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि महान्यायवादी को संसद के विशेष अधिकार प्राप्त होंगे? तो हमने पढ़ा कि महान्यायवादी के विशेष अधिकार किसमें प्राप्त हैं? अनुच्छेद 105 में। किसमें? अनुच्छेद 105 में। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन थे। क्या आप इसमें कर चुके होंगे? मुझे लग रहा है सभी क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, सभी क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं राज्य महाधिवक्ता की। हम बात करेंगे सर राज्य महाधिवक्ता। राज्य महाधिवक्ता जिसे हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट क्या बोलेंगे हम इसे? आप कहेंगे सर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स। चलिए, अब यहां पर बात आती है, यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि सर संविधान का एक भाग है, कि सर संविधान का भाग यानी कि पार्ट, ये पार्ट 6 में आएगा। और एक आर्टिकल है, आर्टिकल 165। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कि राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? आप कहेंगे सर राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा जी? राज्य महाधिवक्ता। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
चलिए फटाफट से बताइए। नियुक्ति, देखिए जैसे महान्यायवादी देश में काम करता है वैसे ही ये राज्य में काम करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, हम कहेंगे सर जिस प्रकार महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है उसी प्रकार महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। ठीक है, किसकी सलाह पर? राज्य सरकार की सलाह पर। ठीक है, आप कहेंगे सर राज्य सरकार कह लें, संघीय राज्य मंत्री परिषद कह लें, एक ही बात है, राज्य सरकार की सिफारिश पर, ठीक है, राज्य सरकार की सिफारिश पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अनुच्छेद 165 में ही योग्यताएं हैं। योग्यताएं क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आप कहेंगे सर क्वालिफिकेशन के बारे में बात हो रही है, जल्दी से बताइए। क्वालिफिकेशन, यहां पर हम कहेंगे सर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जल्दी से बताइए कि सर क्वालिफिकेशन क्या है। कौन कौन भैया बता देंगे? सिंपल सा है कि सर क्वालिफिकेशन, योग्यताएं क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन के बारे में बात हो रही है। तो आप कहेंगे सर हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने योग्य हो। किसका भैया? आप कहेंगे सर हाई कोर्ट का जज बनने योग्य हो, हाई कोर्ट का जज बनने योग्य हो। ठीक है, क्योंकि ये राज्य में है, बनने योग्य हो। ऐसा व्यक्ति जो भारत में हाई कोर्ट में जज बनने के योग्य होगा उसी को भैया क्या बनाया जाएगा? राज्य महाधिवक्ता बनाया जाएगा। कार्यकाल कितना होगा इसका? देखिए महान्यायवादी का कार्यकाल कितना था? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो इसका कार्यकाल कितना होगा? बस थोड़ा सा माइंड लगाना है। आप कहेंगे सर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। किसके? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। हमने पढ़ लिया कि सर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यानी कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल जब तक चाहेंगे ये अपने पद पर बना रहेगा, राज्यपाल जब चाहेंगे इसे हटा देंगे। लेकिन हटाएंगे कैसे? जब राज्य सरकार सलाह देगी, राज्य सरकार बताएगी। ठीक है, चलिए हमने बात करनी है कि सर ये जो है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि सर यहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं कि राज्य महाधिवक्ता राज्य सरकार का सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। कौन होता है सबसे बड़ा विधि अधिकारी? सबसे बड़ा विधि अधिकारी आप कहेंगे सर विधि अधिकारी। ठीक है जी, सबसे बड़ा विधि अधिकारी, लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है ये राज्य का, लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। ठीक है जी, सबसे बड़ा विधि अधिकारी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। हम यहाँ पर बात करेंगे, ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए कि सर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर बने रहते हैं। हालांकि भारत में क्या हुआ कि पहले जो थे, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 वर्ष तक रहे, है ना। दो जो थे, पहले दो जो थे उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ताओं की अगर बात करूं, राज्य महाधिवक्ता की, तो वो 8-8 वर्षों तक अपने पद पर रहे, है ना, या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहे। तो आप कहेंगे सर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहे। भाग 6 हमने पढ़ लिया। अब यहां पर बात आती है कि सर एक आर्टिकल है जी, कौन सा? अनुच्छेद 177। देखिए जिस प्रकार महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेता है वैसे ही महान्यायवादी भाग 5 में है, महान्यायवादी भाग 5 में है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम यहां पर बात करेंगे कि सर ये बताइए, ये हमने पढ़ लिया ना भाग 5 कहां गया?
ये राज्य महाधिवक्ता है तो भाग 6 में होगा। ठीक है, यहां पर हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि राज्य महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता, आप कहेंगे सर राज्य महाधिवक्ता, अधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। राज्य महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल को हम क्या कहते हैं जी, आप कहेंगे राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर की कार्यवाही में, की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ले सकता है, विचार विमर्श कर सकता है। सेम वही अधिकार होंगे, विचार विमर्श, विचार विमर्श कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर राज्य महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। इसे भी वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वोट नहीं दे सकता, वोट नहीं दे सकता, दे सकता है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। अब वहीं एक चीज और हम बात करेंगे, एक आर्टिकल और हम पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा था ना अनुच्छेद 105, वैसे हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 194। इसे राज्य विधानमंडल का राज्य महाधिवक्ता को आप कहेंगे सर राज्य महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता को, राज्य महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल के, राज्य विधानमंडल के, राज्य विधानमंडल के विशेष अधिकार मिलेंगे। जैसे महान्यायवादी को संसद के विशेष अधिकार मिलते हैं, वैसे इसे भी विशेष अधिकार मिलेंगे, स्पेशल राइट्स इसे मिलेंगे। क्या मिलेंगे जी, आप कहेंगे सर स्पेशल राइट्स, स्पेशल राइट्स मिलेंगे। खत्म हो गई कहानी, मिलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, ये हमने पढ़ लिया यहां तक। कोई दिक्कत वाली बात हुई या मुझे बताइए जल्दी जल्दी से। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे, मैं आपको यहां पर ना 2-3 चीजें मैं आपको दे रहा हूं, मैं 2-3 चीजें आपको होमवर्क में दे रहा हूं, वो आप मुझे होमवर्क में बताइएगा। ठीक है, होमवर्क में आपको बताने हैं। ठीक है, ये आपको खुद काम करना है कि यूपी के पहले महाधिवक्ता कौन थे, यूपी के प्रथम, चलिए प्रथम मैं लिखवा रहा हूं दोनों के। ठीक है, और झारखंड के पहले, झारखंड के प्रथम, प्रथम महाधिवक्ता, प्रथम महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। चलिए बहुत बढ़िया, महाधिवक्ता। चलिए आप मुझे बताइए, यूपी का बताइए पहले। चलिए मैं आपको बताता हूं, दोनों मिश्रा हैं, दोनों मिश्रा हैं, वर्तमान भी और पहले भी। वर्तमान भी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के पहले भी मिश्रा थे और वर्तमान भी मिश्रा हैं। उत्तर प्रदेश के पहले राज्य महाधिवक्ता कौन थे, अब तो मैंने हिंट्स दे दिया, हिंट्स दे दिया ना कि दोनों मिश्रा हैं, वर्तमान भी और पहले भी। तो आप क्या कहेंगे सर, पहले कौन थे, तो आप जल्दी जल्दी से बता दीजिए भैया। उत्तर प्रदेश के कौन थे, पंडित कन्हैया लाल मिश्रा। कौन थे भैया, कन्हैया लाल मिश्रा। चलिए बताइए कि सर कौन होंगे, कन्हैया लाल मिश्रा, लाल मिश्रा, मिश्रा। अच्छा वर्तमान आप लोग बताइए फटाफट से, वर्तमान कौन होंगे बता दीजिए। चलिए मैंने अभी कहा ना वर्तमान भी मिश्रा हैं, मैंने अभी कहा वर्तमान भी मिश्रा हैं। चलिए मैंने अभी आपसे पूछा, फटाफट से बताइए झारखंड के पहले राज्य महाधिवक्ता कौन थे, बता देंगे भैया आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, हम कहेंगे सर कौन थे, मंगलमय बनर्जी।
क्या नाम था उनका, मंगलमय बनर्जी। क्या यही बता रहे हैं आप लोग भैया? बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। क्या यही बता रहे हैं क्या? ओपी मिश्रा। देखिए भैया स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं हम, केएल मिश्रा, केएल मिश्रा। चलिए ओपी की बात नहीं कर रहे हैं भैया, वो किसके थे? जब उत्तर प्रदेश बना ही नहीं था, वो संयुक्त प्रांत हुआ करता था, वो संयुक्त प्रांत हुआ करता था। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हमने पढ़ लिया। झारखंड के वर्तमान राज्य महाधिवक्ता कौन है? बता दीजिए आप लोग। राजीव रंजन। अरे वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया जी। आप कहेंगे राजीव रंजन जी हैं। कौन है? राजीव रंजन जी। चलिए फटाफट से बता दीजिए, मैंने अभी आपसे पूछे हैं उसके बताइए, तो इसके वर्तमान कौन होंगे? वर्तमान कौन है? आप कहेंगे सर वर्तमान है राजीव रंजन, राजीव रंजन। ठीक है, अब यूपी के बताइए, अजय मिश्रा हैं क्या? अजय कुमार मिश्रा। तो आप कहेंगे सर वर्तमान हो जाएंगे अजय कुमार मिश्रा, अजय कुमार मिश्रा। मैंने यहां पर मिश्रा आपको हिंट्स दे दिया था, मिश्र कह लें मिश्रा कह लें एक ही बात है। चलिए तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहां तक हम पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे आप लोगों से इसी समय, है ना, कल। तो तब तक के लिए आपसे जय हिंद। मैं बस यही कहूंगा 3 बजे जो प्रैक्टिस सेट, 2 बजे आपका ये होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट चलता है, तो आप उसमें जरूर आया करें। ठीक है, तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।